नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार में बीजेपी के ही नेता आरजेडी को मदद कर रहे हैं। जी हाँ, आपको सुनने में बड़ा अटपटा और बेतुका लगेगा, लेकिन जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। और ये आज हम आंकड़ों, तथ्यों और कुछ बयानों के आधार पर आपको स्पष्ट करेंगे। आप को स्मरण होगा कि बीजेपी बिहार में आज तक अपने दम पर कभी भी सरकार नहीं बना पाई है और इसके संगठनात्मक, इसके नेता के जो सोशियो पॉलिटिकल, कल्चरल और रिलीजियस समझ है, जो इनकी एक्टिविटीज़ है, वह कदाचित इस पार्टी को कभी भी बिहार में इंडिपेंडेंट अकेले सरकार बनाने नहीं देगी। और बीजेपी के ही कई नेता के कृत्य से आरजेडी को फ़ायदा होता रहा है और वो फ़ायदा होता रहेगा यदि बीजेपी संगठन, विचार, आचार, अपनी देह भाषा, अपने वक्तव्य और अपनी सोच में अंतर नहीं लाया तो। आइए थोड़ा बात करते हैं कि आरजेडी का वोट प्रतिशत क्यों 20 से 27% के बीच में फ्लक्चुएट करते रहता है। और जब तक आरजेडी का वोट प्रतिशत 20-21 से लेकर 26-27 तक रहेगा, तब तक बीजेपी यहाँ पर सरकार नहीं बना सकती है, ये तय है। मैं आज कुछ आंकड़ों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये जाति आधारित जो गणना हुआ था, सर्वेक्षण हुआ था, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। बिहार में मुस्लिम की आबादी, इस्लाम लिखा हुआ है, आप इसको देखिए स्क्रीन पर, यह 17.70 यानी लगभग 18% आबादी है। और ये एक चीज़ समझना है कि आमतौर पर हम लोग ये बातचीत करते रहे कि मुस्लिमों की आबादी संभवतः 11-12% है। नहीं, ये 11-12% आबादी 2000 जो लास्ट जनगणना हुआ था 11 में, उसके आधार पर था। और आपको पता है कि 21 में जनगणना होना था, कोविड के कारण नहीं हुआ और अभी भी उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त यदि आप देखेंगे तो यादवों की जनसंख्या करीब 14.26% है। अब आप ये दोनों को जोड़ दीजिए, 14 और 17, ये लगभग 31% होता है। यही वो MY समीकरण है। और बाकी कुछ जातियां कभी आ जाती है, कभी नहीं आ जाती है। कुछ फ्लोटिंग पॉपुलेशंस है, कुछ साइलेंट वोटर्स हैं, वो कभी फ्लक्चुएट करते हैं, इधर आते हैं, उधर आते हैं। लेकिन अंततोगत्वा शायद इस बार तेजस्वी यादव जी को भी समझ में आ गया होगा कि वो माई बाप समीकरण, A to Z समीकरण बनाने का बहुत सिंसियर कोशिश किए हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज कुशवाहा का कुछ थोड़ा बहुत वोट उनको मिला, डिपेंडिंग अपॉन दी कैंडिडेट्स सोशल इक्वेशन, जैसे औरंगाबाद में और खगड़िया में, या फिर जहां उनके कैंडिडेट थे मुंगेर में। लेकिन मोटे तौर पर कुशवाहा का भी टोटल वोट इनको नहीं मिला है। कदाचित ये एक रणनीति है जिसके तहत औरंगाबाद के MP जो कुशवाहा समाज से आते हैं, उनको संसदीय दल का नेता बनाया गया है, जबकि राजनीतिक प्रेक्षक ये मान रहे थे कि संभवतः मीसा भारती ही संसदीय दल की नेता बनेंगे। ये बहुत अच्छा राजनीतिक मूव है, राजनीति के दृष्टिकोण से भी और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से भी। तो इसको समझिए। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों की आबादी 3.65%, भूमिहार की आबादी बहुत कम है, 2.8% के आसपास है। हालांकि यह समाज संख्या में बहुत कम है, लेकिन ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर के रूप में प्रोजेक्ट करता रहा और कई एक
पत्रकार और राजनीतिक प्रेक्षक और समाजशास्त्री ये मानते हैं कि ये वोट का मूड बदलने में कुछ हद तक सफल होते हैं। हालांकि इस बार वैसा बहुत कुछ नहीं हो पाया। राजपूत की आबादी 3.45% है और कायस्थ की आबादी 0.60% के आसपास ये बताई गई है। जो ये आंकड़े आप देख रहे हैं उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब तक इसको ध्यान से, जो लोग बीजेपी के लोग हैं इसको ध्यान से सुन सकते हैं कि जब तक आरजेडी से, अब मुस्लिम की आबादी तो टूटने से रही, चाहे जितना प्रयास कर ले बीजेपी, जिस तरह से आरजेडी जितना प्रयास कर ले अपर कास्ट का वोट उन्हें नहीं मिलेगा, एटलीस्ट अभी तक तो वही नज़र आ रहा है, कुछ एक अपवाद को छोड़ के, कुछ पॉकेट्स को छोड़ करके। ठीक उसी प्रकार बीजेपी को मुस्लिम का वोट तो नहीं मिलेगा, ये तय है। ऐसी स्थिति में जब तक बीजेपी, और ये सेंट्रल लीडरशिप को समझना होगा, क्योंकि स्टेट लीडरशिप में न तो इतनी राजनीतिक समझ है या फिर वैमनस्यता का स्केल इतना ज़्यादा हो गया है, मैं उस पर आगे डिटेल में बात करूँगा, जो बीजेपी को संगठन के रूप में, पार्टी के रूप में फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहे। इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी के ही नेता आरजेडी को मदद कर रहे हैं। बहरहाल मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर बीजेपी को इंडिपेंडेंट बिहार में सरकार बनाना है तो उनको यादवों का एक अच्छा प्रतिशत लाना पड़ेगा। और इसको आप देख लीजिए, ऐसे 2010 में जब चुनाव हुए थे, आपको पता है कि 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, तो उसकी बेस लेवल डेवलपमेंट इंडेक्स पर बहुत नीचे था बिहार, हर एक इंडिकेटर्स, हर एक पैमाने पर। तो जो डेवलपमेंट हुए उसके कारण जो सेंटिमेंट था वो स्केल अप हुआ, और उस वक़्त हम फील्ड में भी पोस्टेड थे। और मोटे तौर पर जो बात मीडिया में, सामाजिक शास्त्रियों में, राजनीतिक समझ वाले लोगों में, या जो मोटे तौर पर ये बात परसेप्टेबल हो गई थी कि यादवों का कम से कम 20 से 25% वोट टूट करके वो एनडीए में और ख़ास करके बीजेपी में गया था। कदाचित यही कारण था कि 2010 में अपने हाईएस्ट परफॉर्मेंस पर बीजेपी थी, 91 सीट उसको आया था। तो अब इनको ये समझना होगा कि जब तक 20% के आसपास यादवों का वोट आप नहीं लाइएगा, आप निश्चिंत रहिए, आपकी सरकार यहाँ इंडिपेंडेंट कभी नहीं बनेगी। और यही गेम नीतीश कुमार समझते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार, या आप यूँ समझें कि यह एक अत्यंत राजनीतिक कौतूहल और राजनीतिक विचित्रता का, एक आश्चर्य का एक विषय है कि एक पार्टी जिसके पास न तो वोट है, न तो काडर है, नहीं तो कोई स्ट्रेंथ है, और नहीं कोई आइडियोलॉजिकल बेस है स्ट्रॉन्ग, प्रभावी, लेकिन फिर भी अपने इसी कारण से वो प्रासंगिक बने रहती है। और वो जब आरजेडी के साथ आती है तो आरजेडी जदयू की सरकार बन जाती है, जब वो बीजेपी के साथ जाती है तो बीजेपी जदयू की सरकार बन जाती है। ये इस चीज़ को नीतीश कुमार भली भांति समझते हैं। अब जो परंपरागत वोटर हैं बीजेपी के, वो अभी भी बाई एंड लार्ज उनके साथ इंटैक्ट है। हालांकि मीडिया में कई बार चलाया गया कि भूमियार समाज के लोग नाराज़ हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप जहानाबाद का जो इलेक्शन हुआ उसमें अगर आप वोट देखिएगा कि अरुण कुमार जी को जिस तरह से वोट मिला, वो कोई बहुत ही चौंकाने वाला नहीं था। आप नवादा में देख लीजिए, विवेक ठाकुर को जो वोट मिला, तो भूमियार समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत का भी बाई एंड लार्ज, यानी अपर कास्ट का जो वोट है, और बनिया समाज का वोट, वो परंपरागत रूप से बीजेपी एज ए पार्टी को मिलती रही है। वो जब जिस अलायंस के साथ शिफ्ट करती है तो वो अलायंस को भी वोट मिलता है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर इस बार लोकसभा के चुनाव में जदयू अकेले खड़ी होती तो शायद उसको एक भी सीट नहीं मिलता और उसके अधिकांश लोग अपनी जमानत गंवा बैठते। अब वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत इनके साथ हुआ, तो इनका जो 2-3%, 4% वोट है, अगर आप ये देखिए कि कुर्मी का वोट मात्र 2.8%, मात्र 2 कुशवाहा का वोट 4.21%।
तो ये जो 3-4%, 5% का जो वोट है और ये जो फ्लोटिंग अति पिछड़ी जाति का वोट है, उसके सहारे 10-12% का वोट नीतीश कुमार को आ जाता है। जब वो कंबाइन लड़ते हैं तब, अकेले लड़ेंगे तो कुछ नहीं आएगा। लोगों में इतनी राजनीतिक समझ है कि विनेबिलिटी पर आज भी वोट पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी के ही नेता आरजेडी को न सिर्फ रेलिवेंट बनाए हुए हैं, बल्कि जो 2010 के आसपास या 5 में भी कुछ जो छिटक गया था यादव का वोट, वो धीरे धीरे 10 के बाद कंसोलिडेट कर गया। और इसमें कोई बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप बीजेपी के कुछ बड़े नेता के चेहरे को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बीजेपी के सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष हुए कैलाशपति मिश्रा। इनफैक्ट पूरे कार्यकाल में मात्र 3 अध्यक्ष यादव का बनाया गया बीजेपी ने। एक 81 से 84 तक जगदम्बी प्रसाद यादव पुराने चेहरे थे। कैलाशपति मिश्र लगातार रहे, उसके बाद नंद किशोर यादव बने 1998 से 2003 तक, और उसके बाद फिर नित्यानंद राय जी एक बार बने। अब कुछ नेताओं के प्रोफाइल में बताता हूँ। कैलाशपति मिश्रा जी अब नहीं रहे। उन्होंने जब आरजेडी से लोहा लिया तो उनके जो बयान होते थे वह इतने कटु होते थे, इतने यानी बहुत वयोवृद्ध और बहुत बड़े नेता थे। मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो स्कैथिंग अटैक वो लोग करते थे, बहुत शानदार स्कैथिंग अटैक करते थे। लेकिन वो आरजेडी पार्टी एज सच पर स्कैथिंग अटैक करते करते वो लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार पर केंद्रित हो जाता था, और फिर वो धीरे धीरे चाहे अनचाहे, डेलिबरेटली या अनकॉन्शियसली, वो यादव समाज पर अटैक करना शुरू कर देते थे। ये सिलसिला चलता रहा और सुशील कुमार मोदी जी, वो भी दिवंगत हो गए, ईश्वर उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करें। और उन्होंने बीजेपी पार्टी के लिए बहुत काम भी किया, मृतप्राय पार्टी को उन्होंने उठाया भी। लेकिन उनका जो एक रेटरिक होता था, उनका जो पॉलिटिकल स्टैंड होता था, जो भी बयान होते थे, जो भी एक्शंस होता था, जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे, मैं यहाँ पर आपको बताते चलूँ कि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट वेल इक्विप्ड पॉलिटिशियंस आई हैव एवर सीन इन बिहार। मतलब इतना शानदार वो तैयारी करते थे। मुझको, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि प्रोबेबली वो बहुत कम वैसे राजनेता हुए जिन्होंने ईमेल का प्रयोग करना शुरू किया, और वो बड़े टेक फ्रेंडली थे। कंप्यूटर, लैपटॉप और एंड्रॉयड मोबाइल से वो सारे डिजिटल एप्लीकेशंस का प्रयोग उन्होंने जिस वक्त शुरू किया, उस वक्त अधिकांश पॉलिटिशियंस को इसकी हवा भी नहीं लगती थी। जब भी वो बात करते थे तो बिल्कुल आंकड़ों के आधार पर और बहुत तैयारी के साथ। उनके साथ काम करने वाले कुछ पत्रकार बताते हैं कि जब भी वो किसी विषय पर बोलते थे तो बाकायदा उसका पूरा फाइल तैयार करते थे, पूरा डॉक्यूमेंट रखते थे, और उसके बाद अच्छी समझ भी थी। वित्त मंत्री के रूप में जब मैं विभागों में पदस्थापित था तो वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री होने के नाते उनके कई एक मीटिंग्स को भी अटेंड करने का मौका मिला, तो एडमिनिस्ट्रेटिव समझ भी बहुत अच्छी थी। लेकिन इनके साथ भी वही समस्या थी कि आरजेडी पर अटैक करते करते ये लालू यादव पर पर्सनल अटैक करने लगते थे। वहाँ तक भी क्षम्य था, लेकिन इनके चेहरे की भाव भंगिमा और इनका एक्शन, इनका रेटरिक और इनके डिसीजंस, ये परसेप्टेबल हो जाते थे कि ये एंटी यादव है। और धीरे धीरे ये बात यादव समाज में अक्रॉस द स्टेट वो चला गया। इसलिए आप यदि आज भी राजनीति की समझ न रखने वाले भी किसी यादव नेता से बात करिए, यादव लोगों से बात कीजिएगा, तो सुशील कुमार मोदी को वो बिल्कुल एंटी यादव छवि वाले नेता माने। इसके बाद राधा मोहन सिंह वगैरह, सीपी ठाकुर आए, मंगल पांडे वगैरह आए, इन लोग का तो ऐसे ही चलता रहा। लेकिन मैं इस दृष्टिकोण से 3 नेताओं का नाम कोट करता हूँ। एक गिरिराज सिंह, अपने प्रखर वक्तव्य और अपने
हार्डलाइनर स्टैंड के लिए जाने जाते हैं और मुस्लिमों पर इनका प्रहार बिल्कुल मतलब जिसको बोलता है हेड ऑन कॉलिजन वाला रहता, बिल्कुल स्पष्ट और बहुत कठोर प्रहार करते हैं। लेकिन इनका भी जो वक्तव्य और जो इनका एक्शन और इनका जो बॉडी लैंग्वेज रहता है वह आरजेडी का विरोध करते करते लालू यादव और लालू यादव का विरोध करते करते सीधे यादव पर अटैक कर देता। अभी हाल का वाकया देखिए, जब देवेश चंद्र ठाकुर ने, इस पर मैंने एक बात भी की थी, बहुत सीरियस बात है, मतलब आप संविधान में शेड्यूल 3 के तहत ओथ लेता है कैबिनेट मिनिस्टर और एमपी भी, तो जब आप ओथ लेते हैं उसमें लिखा हुआ है कि किसी को आप किसी के प्रति पूर्वाग्रह, इल विल, अनुराग या द्वेष नहीं रखेंगे। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर जी का ओपन बयान आया कि हम मुसलमानों और यादवों का काम नहीं करेंगे। अब इस बयान में गिरिराज सिंह अनायास कूद गया और उन्होंने उसको न सिर्फ सब्सटैंशिएट किया बल्कि एक दो कदम आगे बढ़ के उन्होंने यही बात बोला। उनके पिछले कई बयान आप देख लीजिए, 2010, 11, 12 से उठा करके देख लीजिए, वो जब यहाँ मिनिस्टर भी थे या केंद्र में भी मंत्री थे, हर एक भाषण में बढ़िया वगैरह में जब भाषण कई बार हमको मौका लगा सुनते हुए, तो जो जिन शब्दों का वो प्रयोग उन भाषणों में करते थे, मैं उन दिनों उन्हीं इलाकों में पोस्टेड था, तो जब उन भाषणों को सुनता था मैं उनको आपके सामने ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकता हूँ, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग वो यादव समाज के लिए और लालू जी के लिए करते थे। ठीक है, वो एक पॉलिटिकल अपोनेंट है, लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ऐसा करते करते ये लोग भी यादव एज ए होल सोसाइटी को एंटागोनाइज कर दिया बीजेपी से। इस कड़ी में जो आजकल कंपटीशन लगता है कि चल रहा है कि कौन कितना यादव को, कौन कितना आरजेडी को गाली देगा, और इस कंपटीशन में अभी ताज़ी शामिल हो गए हैं विजय कुमार सिन्हा। लखीसराय बढ़िया इलाके से आते हैं और इनके जब वक्तव्यों को आप देखिएगा तो एक तो उसमें मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल फैक्ट्स का समावेश बहुत कम होता है, भाषा बहुत परिष्कृत नहीं रहती है, और जब भी ये बोलते हैं तो जिसको बोलता है ना कि वो एक तरह से वो रिवील हो जाता है। ये जब बात करने लगते हैं तो इनका जो हैट्रेड है और इनका जो आक्रोश, गुस्सा है, नफरत है आरजेडी, लालू यादव और ऑन दी होल यादव से, ये प्रकट हो जाता है। लखीसराय में एक बार इन्होंने बयान दिया कि राजद समर्थित पदाधिकारी को यहाँ नहीं रहने देंगे, खदेड़ के भगा देंगे। किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के वक्तव्य शोभा नहीं देते हैं, और उनका इशारा ही नहीं बल्कि वो वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। और आज आप पूरे राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में अगर आप देखिएगा तो आपको चाहे वो किसी भी रैंक एंड फाइल का कर्मी हो, चाहे वो सरकारी कर्मी हो, चाहे प्राइवेट कर्मी हो, चाहे टीचर हो या व्यवसायी हो या कोई भी हो, वो अगर यादव समाज से है तो विजय सिन्हा के बारे में उसकी क्या राय है। और ये वो नेता हैं, ऐसे नेता, और इनमें ऐसे कई एक लोगों का भरमार है। बल्कि अटेम्प्ट किया गया, जैसे इस बार देखिएगा कि नित्यानंद राय जी को जब बनाया गया था प्रदेश अध्यक्ष तो कदाचित इसी उद्देश्य से बनाया गया था। नंद किशोर यादव जी भी जब इसमें अध्यक्ष बने तो उनको भी कदाचित 5 साल ये रहे, 98 से लेकर 2003 तक, तो उद्देश्य यही था कि यादवों को लाया जाए। लेकिन आपको बताते चलें कि नंद किशोर यादव जी को पटना सिटी में भी कोई यादव का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता के रूप में नहीं मानता है। नित्यानंद राय जी भी एक लोकलाइज्ड नेता रहे, लेकिन कभी भी इनकी वो छवि रही नहीं। और इस बार जो एयरपोर्ट पर ये आए मंत्री बनने के बाद, और जिस तरह से तेजस्वी के बारे में बयान दिया कि इसको ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो कदाचित केंद्रीय नेतृत्व का ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन होगा कि इसको काउंटर करना। और इतनी बात तो केंद्रीय नेतृत्व को समझ में आ रही होगी कि अगर यादवों का कुछ पोर्शन नहीं तोड़ा गया तो आप अकेले सरकार बना ही नहीं सकते हैं। मतलब मैंने कहा ना कि वो जो 17, 18, 19% से ज़्यादा वोट आज तक बीजेपी को बड़ा मुश्किल हो रहा है, और इस राज्य में किसी को अगर सरकार बनाना है तो उसको कम से कम 35 से 36% वोट लाना होगा। तो अगर बीजेपी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करती है, इसके परंपरागत वोटर्स जो अपर कास्ट हैं,
या फिर ओबीसी में बनिया समाज है, या अति पिछड़ा में भी ठीक ठाक है। नरेंद्र मोदी का गरीब कल्याण योजना के तहत जो अनाज बांटने का और पैसा देने का, उसके कारण एक अच्छा वोट बैंक बना है। लेकिन ये सब मिला करके आप 25%, 26% से ऊपर नहीं जा सकते हैं। और जब तक आप 10% यादवों का वोट नहीं काटिएगा, आप यकीन रखिए 10 से 15%, 20% वोट अगर आप नहीं काटिएगा तो आप 30%, 32% से ऊपर जा ही नहीं सकते। इसलिए आप ये समझ लीजिए, या बीजेपी पार्टी एज सच समझ ले कि आप सर पटक के मर जाइएगा, बिहार में अकेले आप सरकार नहीं बना सकते। और इन नेताओं ने, मैं जिन जिन लोगों का नाम लिया, और उसके अतिरिक्त और भी कई एक नेता है, कैलाशपति मिश्रा जी से लेकर के सीपी ठाकुर से लेकर मंगल पांडे, ये लोग थोड़ा कम रेटरिक थे, उतना ज़्यादा हार्श और उतना ज़्यादा कटु और कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, और रेदर दे वर मच मोर पॉलिश्ड एज वेल। लेकिन ये जो नाम मैंने बताया कि सुशील मोदी हों, गिरिराज सिंह हों, विजय कुमार सिन्हा तो इसमें सब टॉप कर रहे हैं, और इस तरह के जितने लोग हैं, इन लोगों ने, और इस रेस में सम्राट चौधरी भी कूद गए। हालांकि अभी इधर देख रहे हैं कि उनका बयान थोड़ा सॉफ्ट आ रहा है, अब वो क्या रणनीति है मुझे नहीं मालूम है। लेकिन इन सभी लोगों ने आरजेडी को और आरजेडी के वोट बैंक को कंसोलिडेट ही किया है। और इस बार तो आपने देख लिया कि जिस तरह से बीजेपी का मुसलमानों के प्रति जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लेवल से जो बातें आई, उसमें भी जो स्ट्रॉन्ग मैसेज वो देना शुरू किए, और मुस्लिमों का आरक्षण से लेकर के और मंगल सूत्र वाला सारा बयान, उसके कारण मुस्लिम वोट एकदम कंसोलिडेट कर गया। तो आप ये समझ लें कि अगर बीजेपी को जदयू से पिंड छुड़ाना है, क्योंकि जदयू एक पैरासाइट के रूप में बीजेपी के साथ काम करता है, उसको पता है कि अकेले वो कुछ नहीं कर सकती। और अब तो मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति है कि अकेले चुनाव लड़ें तो कितने सीट पर उनके पार्टी की जमानत जब्त होगी। और जदयू में भी उसके कुछ काउंटर पार्ट्स हैं। आप नीरज कुमार का बयान सुन लीजिएगा, आपको जदयू के जितने प्रवक्ता हैं वो शब्दों की गरिमा और वो तमाम चीज़ों को तोड़ करके, मैं राजनीतिक रूप से बोल रहा हूँ, कि वो गाहे बगाहे लगना शुरू हो जाता है कि ये लोग पर्सनल वेंडेटा इस समाज के बारे में पाले हुए, और इसने इस समाज को और मुस्लिम समाज को, इस दोनों वोट को आरजेडी के फेवर में कंसोलिडेट कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी ही आरजेडी को मदद कर रही है। आरजेडी पार्टी एज सच तब तक जिंदा रहेगी, तब तक रेलिवेंट रहेगी, तब तक एक पॉलिटिकल फोर्स रहेगी, जब तक इस समाज के प्रति एनडीए के नेता का विश्वमन होता रहेगा। और कदाचित आरजेडी की यह रणनीति भी रहती होगी कि आप विश्वमन करते रहिए ताकि हमारा वोट इंटैक्ट रहे। इसलिए मैंने आंकड़ों के आधार पर आपके समक्ष कुछ चीज़ों को रखा है। अब ये समझ लीजिए कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो 36% है, वो आज के तारीख में बहुत ही, मतलब एक बहुत ही वोलाटाइल और बहुत ही फ्रेजाइल वोट बैंक है। वो कब किसके साथ जाएगा कहना मुश्किल है। वो ज़माना लग गया कि कोई टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते थे। इसमें भी अब टूटना शुरू हुआ। चंद्रवंशी हैं, तो निषाद हैं, तो और बहुत सोनार हैं, ताती, तो ये लोग ये इसको पॉलिटिकल अवेकनिंग बोलते हैं। इसलिए मैंने एक बार कहा था कि एक बार मैंने आरजेडी के कॉन्टेक्स्ट में बात किया, आज बीजेपी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अगर बीजेपी को बिहार में इंडिपेंडेंट रूप से सरकार बनानी है तो उसको 4 लेवल पर काम करना है। पहला, अपना राजनीतिक चरित्र, संगठन में भागीदारी, इसको ठीक करना होगा। दूसरा, वक्तव्य, जो इनके जो नेता हैं उनके द्वारा दिए जा रहे वक्तव्यों पर ध्यान देना होगा। केंद्रीय नेतृत्व को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह के नेता बयान देकर, बात करके, अपने कृत्य से, अपने आचरण से आपकी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा। और तीसरा, मोहन भागवत जी के 10 तारीख को दिए गए भाषण
में जो प्रमुखता से 4-5 बातें आई है, अहंकार, टॉलरेंस, फॉल्स न्यूज, इन सबों पर आपको नए सिरे से सोचना होगा। और चौथी और अंतिम बात कि आरएसएस एज सच अब अगर आपके लिए बूथ लेवल पर, इलेक्शन के मैनेजमेंट लेवल पर आपके काडर के रूप में काम नहीं करेगा तो आपकी भी स्थिति अब वही हो जाएगी जो जदयू और आरजेडी की इस बिहार में है। और अगर इन चारों चीज़ों को आपने 2025 तक ठीक कर लिया, अभी भी समय है एक साल, तो आप यकीन रहिए और यकीन मानिए, और ये बीजेपी को भी पता है कि नीतीश कुमार से कैसे छुटकारा, और कब वो छटपटा रहा है कि इससे कब छुटकारा मिले, लेकिन उनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए इस 4 फ्रंट पर आपको काम करना होगा। इन आंकड़ों का विश्लेषण कीजिए, आप अलग अलग स्टेक होल्डर से बात कीजिए, आप चाहें तो सर्वे करा लीजिए। जो मैंने बात कही है कि यादव समाज में आप लोगों के प्रति इतना आक्रोश है, और वो आरजेडी के लिए भी बहुत प्रेम नहीं है, लेकिन वो जाए तो जाए कहाँ यह समाज, और यह समाज अंततोगत्वा आरजेडी को न चाहते हुए भी या चाहते हुए भी वोट कर देता है और कंसोलिडेट कर देता है। और याद रखिए, अगर 2025 में ये जो आरजेडी के, बीजेपी के बड़बोले नेता हैं, इनके कारण स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो गया और एग्रेसिव वोटिंग हो गई, तो फिर 2025 के चुनाव में आरजेडी के परफॉर्मेंस और इन्हांस कर सकते हैं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।